He was the face of Nepal's Gen Z. He was supposed to be the country's savior, but now he faces rising outrage. Not from the old guard, but from the same streets that brought him to power. एक छोटा सा देश है, दो सबसे बड़े मुल्कों के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना, और बीच में खड़ा है नेपाल। ना समंदर है ना बड़े इंडस्ट्रियल बेस, सिर्फ पहाड़ है। और एक सपना है, कभी ना कभी ये देश अपने पैरों पे खड़ा होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या नेपाल सच में अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा या दूसरे के भरोसे ही रहेगा। 2015 में जब इस देश की सांस रुकने वाली थी, तब दुनिया ने देखा कि जियोग्राफी कितनी खतरनाक हो सकती है। और 2025 में जब इस देश के नौजवान सड़कों पर उतर आए, तब पूरी दुनिया ने एक नया नेपाल देखा। आज हम बात करने वाले हैं उस कहानी की जो बहुत कम लोगों को पता है, नेपाल की इकोनॉमी की, उसकी राजनीति की और उसके फ्यूचर की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये चैनल मैं अकेला बिल्ड कर रहा हूँ, कोई बड़ी टीम नहीं, कोई महंगे गैजेट नहीं। तो अगर आप सभी लोग मैं सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेपाल की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये लैंड लॉक देश है, कोई समुंदर नहीं है, हर सामान जमीन के रास्ते आना जाना है, या तो इंडिया से या चाइना से। लेकिन चाइना की तरफ हिमालय के पहाड़ हैं, इतने मुश्किल कि वहाँ से सामान ले जाना बहुत महंगा पड़ जाता है। तो प्रैक्टिकली नेपाल का पूरा ट्रेड इंडिया के भरोसे चलता है। 2015 का वो खतरनाक साल, अप्रैल और मई 2015 में नेपाल में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। इतना बड़ा कि नेशनल प्लानिंग कमीशन के अंदाजे के हिसाब से इसका नुकसान हुआ था $7.1 बिलियन, यानी नेपाल की पूरी जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा एक झटके में खत्म हो गया। सितंबर 2015 में नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, और जैसे ही यह हुआ, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर अनक्लियर ब्लॉकेड शुरू हो गई। और ये ब्लॉकेड था मधेसी समुदाय के प्रोटेस्ट की वजह से। मतलब किसी ने कहा नहीं कि ब्लॉकेड है, लेकिन प्रैक्टिकली साउथर्न बॉर्डर से सामान आना बिल्कुल बंद हो गया। और 4 महीने तक ये चला, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो मधेसी समुदाय के प्रोटेस्ट हैं जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से खुश नहीं थे। लेकिन नेपाल के लिए जो भी वजह हो, रिजल्ट सिर्फ एक ही था। फ्यूल नहीं आ रहा था, दवाइयाँ नहीं आ रही थी और खाना भी नहीं आ रहा था। जरा सोचिए, एक देश जहां पहले से ही अर्थक्वेक ने सब कुछ तबाह कर दिया हो और उसके तुरंत बाद ही उसकी लाइफलाइन काट दी जाए। उस वक्त नेपाल अपने टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का 63.7% सिर्फ इंडिया से कर रहा था, जो 1988 से 89 के पिछले ब्लॉकेड के वक्त सिर्फ 34.3% था। नुकसान कितना हुआ? नेपाल राष्ट्रीय बैंक और नेशनल प्लानिंग कमीशन के मुताबिक इस ब्लॉकेड से टोटल इकोनॉमिक लॉस हुआ NPR $200 बिलियन। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हर दिन NPR 200 से $250 मिलियन का नुकसान हुआ था, और महंगाई सालाना एवरेज 9.9% तक पहुंच गई थी। फाइनेंशियल ईयर 15-16 में नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 0.6% तक रह गई थी। ये एक साफ सबक था, जब आपकी करेंसी दूसरे देश की करेंसी से जुड़ी हो, नेपाली करेंसी इंडियन रुपी से प्लेस्ड है, और पूरा ट्रेड एक ही बॉर्डर से गुजरता हो, तो वो बॉर्डर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इसी घटना ने काठमांडू को मजबूर किया कि वो अपना ध्यान दूसरी तरफ यानी कि चाइना की तरफ मोड़े। चाइना की तरफ यानी कि एक सपना जो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। 2016 में नेपाल ने चाइना के साथ एक ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट किया और बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी शामिल हुआ। आइडिया बिल्कुल सिंपल था, इंडिया पर डिपेंड करना बंद करो, नॉर्थ से भी ट्रेड करो। लेकिन यहाँ रियलिटी ने सपने को तोड़ दिया। हिमालय के पहाड़ इतने मुश्किल हैं कि वहाँ से बल्क में सामान भेजना बहुत महंगा पड़ जाता है। इंडिया के फ्लैट खुले बॉर्डर के मुकाबले ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं टिकता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट बनाया गया था ताकि काठमांडू के अलावा भी दूसरे एविएशन हब हो। इसके लिए चाइना बैंक से $215.96 मिलियन का लोन लिया गया, जिसमें से 25% जीरो इंटरेस्ट पर था, बाकी 75% 2% सालाना इंटरेस्ट पर 20 साल की ड्यूरेशन के लिए। जनवरी 2023 में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया और खोल दिया गया। इनॉग्रेशन के वक्त चाइनीज एम्बेसडर ने इसे BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बताया, लेकिन काठमांडू ने इसे चुपचाप से नकार दिया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नेपाल के BRI ज्वाइन करने से पहले ही प्लान किया गया था। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, ये एयरपोर्ट बन तो गया था, लेकिन आज तक इसका एक भी शेड्यूल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज कमाना तो दूर की बात, ये अपना लोन चुकाने के लिए भी पैसा नहीं कमा पा रहा। ये सबूत है कि सियासी समझौते बन सकते हैं, लेकिन जियोग्राफी और मार्केट की रियलिटी को कागज पर नहीं बदला जा सकता। अब बात करते हैं उस चीज की जो नेपाल की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, रेमिटेंस, यानी वो पैसा जो नेपाल के लोग गल्फ कंट्रीज और मलेशिया जैसे देशों में काम करके अपने घर भेजते हैं। फिस्कल ईयर 23-24 में नेपाल को ऑफिशियल रेमिटेंस मिला NPR 1445.32 बिलियन, जो कि नेपाल की टोटल जीडीपी का 26% से ज्यादा है। इसी के चलते नेपाल की पॉवर्टी रेट 1995 में 55% से घटकर 2022 में 0.37% रह गई। यहाँ होता है एक इकोनॉमिक फिनोमिनन जिसे कहते हैं डच डिसीज। सिंपल भाषा में समझे, जब किसी देश में बाहर से बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी आती है तो उस देश की करेंसी मजबूत हो जाती है। अब ये सुनने में तो बहुत
सकता है, लेकिन जब करेंसी मजबूत हो जाती है तो उस देश के बने सामान दूसरे देशों में महंगे हो जाते हैं और वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। मतलब नेपाल की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। डाटा भी यही दिखाता है। रेमिटेंस का 79% सीधा डेली कंजप्शन में चला जाता है, मतलब लोग इंपोर्टेड चीजें खरीदते हैं। 5% रियल एस्टेट में जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते हैं, और सिर्फ 2% किसी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगता है, जैसे फैक्ट्री और बिजनेस बनाने में। इसका एक और असर होता है रिजर्वेशन वेजेस का बढ़ना। जब लोगों को पता है कि वो गल्फ में जाके ज्यादा कमा सकते हैं तो वो नेपाल में रहकर कम सैलरी वाली नौकरी नहीं करना चाहते। रिजल्ट, नेपाल का एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो 10% से भी नीचे चला गया है। सीधे शब्दों में नेपाल अपने काम करने वाले लोगों को बाहर भेजता है और बदले में बाहर से सामान मंगवाता है। इसी वजह से हर साल का ट्रेड डेफिसिट NPR 1.25 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो जाता है। और अब एक ऐसी घड़ी आने वाली है जो नेपाल की इकोनॉमी को बहुत जोर का झटका दे सकती है। 24 नवंबर 2026 को नेपाल ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन की लीस्ट डेवलप कंट्री के यानी LDC लिस्ट से ग्रेजुएट हो जाएगा। सुनने में ये एक अच्छी खबर लगती है ना, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ एक खतरा है। LDC स्टेटस के साथ नेपाल को कई देशों में जैसे यूरोपियन यूनियन के एवरीथिंग बट आर्म्स स्कीम में टैरिफ फ्री एक्सेस मिलता है। ग्रेजुएट होते ही ये स्पेशल एक्सेस खत्म हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है, नेपाल इस क्राइटेरिया को पूरी तरह से पास भी नहीं कर रहा। ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटल का रिक्वायरमेंट था USD 1306 से ज्यादा। नेपाल का नंबर आया USD 1300, यानी सिर्फ USD 6 से रह गया फेल्ड कैटेगरी में। लेकिन ह्यूमन एसेट इंडेक्स में रिक्वायरमेंट था 66 से ज्यादा। नेपाल ने स्कोर किया 74.9 पास। और इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी इंडेक्स में रिक्वायरमेंट था 32 से कम। नेपाल का स्कोर आया 24.7, ये भी पास। मतलब नेपाल अपने इनकम के हिसाब से अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन दो दूसरे क्राइटेरिया में पास होने की वजह से ग्रेजुएट हो रहा है। इसका सीधा असर होगा एक्सपोर्ट पर। UN और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि नेपाल अपने टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम का 4.3% खो देगा, यानी लगभग USD 20 मिलियन डॉलर का सालाना नुकसान। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा अपैरल, सिंथेटिक, टेक्सटाइल और कारपेट सेक्टर पर। जो चीज अभी जियो टैरिफ पर बिक रहा है उस पर अचानक से 8 से 12% का टैरिफ लग जाएगा डेवलप कंट्रीज के मार्केट में। जब तक नेपाल कोई नया समझौता नहीं कर लेता, हजारों नौकरियां खतरे में हैं। तो ये थी नेपाल की इकोनॉमिक पहेली। इस सब के पीछे क्या वजह है? जवाब छुपा है नेपाल की राजनीति में, जो इस पूरी कहानी का असली जड़ है। 1990 में नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वापस आई। तब से लेकर आज तक नेपाल में 30 से ज्यादा बार सरकारें बदल चुकी हैं। एक एवरेज सरकार सिर्फ 14 महीने तक चलती है। जब तक कोई नया प्लान पूरा होता है तब तक नया PM, नया मिनिस्टर और नया एजेंडा आ जाता है। इस इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा शिकार है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक नेपाल का FDI GDP का सिर्फ 0.13% से 0.36% के बीच में आता है, जबकि ग्लोबल एवरेज है 4.25%। फॉरेन इन्वेस्टर डरते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कल को कोई नया मिनिस्टर आके कोई नया रूल ले आएगा। कई बड़े प्रोजेक्ट सालों से रुके पड़े हैं। निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर का सपना, 60 मिलियन पैसेंजर हैंडल करने की कैपेसिटी एनवायरमेंटल लिटिगेशन में फंसा हुआ है, क्योंकि इसके लिए 8000 हेक्टर्स जंगल काटना पड़ता। काफी लंबे समय तक इसका रिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर 0% रहा है। काठमांडू टेराई का फास्ट ट्रैक 76.2 किलोमीटर का एक हाईवे प्रोजेक्ट, लेकिन 8 सालों में इसमें 35.38% फिजिकल प्रोग्रेस किया गया है। और वजह वही प्रोक्योरमेंट डिस्प्यूट्स और बदलती सियासी मसला। और 2 बड़े घोटाले भी हुए हैं। पहला है फेक भूटानीज रेफ्यूजी स्कैंडल। 2019 से 2023 के बीच में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बीच के लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी साजिश रची। उन्होंने एक 2019 के सरकारी टास्क फोर्स रिपोर्ट में 800 से ज्यादा आम नेपाली लोगों का नाम जोड़ दिया और दिखाया गया कि एक जेन्युइन भूटानीज रेफ्यूजी हैं जो थर्ड कंट्री रीसेटलमेंट के लिए एलिजिबल हैं, खासकर यूनाइटेड स्टेट में। हर विक्टिम से NPR 10 लाख से 50 लाख तक वसूली गई। फेक UNHCR और होम मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट बनाने के नाम पर सिर्फ 115 फॉर्मल कंप्लेंट से ही NPR 288 मिलियन निकाला गया, लेकिन रियल फाइनेंशियल डैमेज बिलियंस में बताया जाता है। और इस घोटाले में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब थे और इन सबको जेल हो गई। और कोर्ट ने यह भी बताया कि नेपाल की इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी को भी काफी हर्ट हुआ है। दूसरा स्कैंडल वापस उसी पोखरा एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2025 में CIA कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज अथॉरिटी ने इस एयरपोर्ट के बारे में देश का सबसे बड़ा सिंगल प्रोजेक्ट करप्शन फाइल किया। 55 लोग इंडिक्ट हुए, जिसमें से 5 फॉर्मर मिनिस्टर थे और चाइनीज स्टेट ओन कंपनीज CAMC इंजीनियरिंग के एग्जीक्यूटिव भी शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऑफिशियल्स और CAMC ने मिलकर प्रोजेक्ट का कॉस्ट आर्टिफिशियली बढ़ा दी है। गवर्नमेंट की इंटरनल वैल्यूएशन थी USD 169.69 मिलियन डॉलर, लेकिन फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बना USD 244.04 मिलियन डॉलर का। और सबसे दुखद बात, ये पैसा लोन था, ग्रांट नहीं। और अगर रिकवर नहीं हुआ तो पूरा बोझ नेपाल के आम टैक्स पेयर पर पड़ेगा। सितंबर 2025 जब नौजवान सड़कों पर उतर आए, ये सब देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सितंबर 2025 में काठमांडू और बाकी बड़े शहरों में एक जबरदस्त यूथ लेड रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिसे जेन जी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। पूरी इकोनॉमी हफ्तों तक रुक गई और आंदोलन
आंदोलन सियासी तौर पर कामयाब रहा। एक नया पॉलिटिकल रीसेट आया, लेकिन शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। IMF ने कहा कि इस अनरेस्ट ने बिजनेस कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया और जरूरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रोक दिया और ग्रोथ के फोरकास्ट को भी घटाकर सिर्फ 3% तक कर दिया। बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज्यादा दर्द झेला। कमर्शियल बैंक के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स अप्रैल 2025 में बढ़कर 5.2% हो गया, जो पिछले साल से 1.3% पॉइंट ज्यादा था। बिना रेगुलेशन वाले सेविंग्स और क्रेडिट कॉर्पोरेशन में लिक्विड क्राइसिस आ गया। हजारों मिडिल क्लास के पैसे फ्रीज हो गए, नौजवानों में निराशा बढ़ी और आउट माइग्रेशन में अचानक से तेजी आ गई। लेकिन इस तूफान के बाद कुछ अच्छा भी हुआ। मार्च 2026 में इलेक्शन में एक सिंगल मेजोरिटी सरकार आई, पावर का स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म मैंडेट हुआ। इस नई सरकार का अप्रोच पुरानी सरकार से बिल्कुल अलग है। पोखरा एयरपोर्ट का इंडाइसमेंट की तेजी फाइलिंग इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। नया मैंडेट बिल्कुल साफ है, इंपोर्ट हेवी कंजप्शन से हटकर प्रोडक्टिव डोमेस्टिक सेक्टर की तरफ पैसा लगाओ और रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पूरा करो, ताकि जो डेट है वो ना बढ़े। अब सवाल उठता है कि क्या नेपाल के पास कोई रास्ता है जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सके? जवाब शायद छुपा है उस चीज में जो नेपाल के पास सबसे ज्यादा है, पानी। नेपाल के पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो है उसका पानी। हिमालय से आने वाली तेज बहती नदियां। इसका एस्टिमेट इकोनॉमिकल वाइबल हाइड्रो पावर पोटेंशियल है 40,000 मेगावाट। लेकिन कई सालों की अंडर इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल ग्रिड लॉक की वजह से नेपाल अभी तक सिर्फ 3100 से 34 मेगावाट ही जनरेट कर पा रहा है। इस गैप को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने एनर्जी डेवलपमेंट रोड मैप 2081 बनाया और इसका 2024 से 2035 तक का प्लान है, जिसका टारगेट है कैपेसिटी को 28,500 मेगावाट तक पहुंचाना। इसको पूरा करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का FDI चाहिए, नए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ग्रिड चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए वो चीज जिसकी नेपाल में हमेशा से कमी रही है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बिजली भी एक्सपोर्ट हो सकती है, हाइड्रो पावर सिर्फ घर की बिजली के लिए नहीं है। ये नेपाल की नई एनर्जी डिप्लोमेसी का कोर है और ट्रेड डेफिसिट को ठीक करने का सबसे बड़ा हथियार भी। रोड मैप के तहत नेपाल ने अगले 10 सालों में इंडिया को 10,000 मेगावाट और बांग्लादेश को 5,000 मेगावाट बिजली एक्सपोर्ट करने का कमिटमेंट किया है इंडियन ट्रांजिट ग्रिड्स के जरिए। और ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के पहले 10 महीनों में नेपाल का ट्रेड डेफिसिट NPR 1256.28 बिलियन था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो सिर्फ 14.8% था। अगर नेपाल अपनी सरप्लस क्लीन एनर्जी को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने में कामयाब होता है तो सिर्फ इंडिया के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट खत्म नहीं करेगा, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस भी बना सकता है और फॉरेन एक्सचेंज को रेमिटेंस के अनप्रेडिक्टेबल उतार चढ़ाव से आजाद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। ये सपना जितना बड़ा है, इसके साथ उतना ही बड़ा रिस्क जुड़ा है। जिस जियोग्राफी की वजह से नेपाल को ये हाइड्रो पावर मिला है, वही जियोग्राफी उसे क्लाइमेट चेंज के सामने बहुत कमजोर बनाती है। नेपाल दुनिया के सबसे ज्यादा क्लाइमेट वर्नेबल देशों में से एक है। हर 5 में से 4 लोग यहाँ किसी न किसी हैजर्ड के रिस्क में हैं। मानसून का पैटर्न भी बदल रहा है, जिससे नदियों का फ्लो अनिश्चित हो गया है, जो उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को सीधा अफेक्ट कर सकते हैं जो रिवर के फ्लो से चलते हैं। और सबसे बड़ा खतरा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF। जैसे जैसे हिमालय ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उसके पीछे बने लेक्स अचानक से फट सकते हैं और नीचे जो भी है उसको बहा सकते हैं। इसकी झलक हमने 2021 में देखी थी, जब मेलमची रिवर में आई फ्लड ने ब्रिज और वाटर सप्लाई को तबाह कर दिए थे। थाने में भी एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नीचे सेटलमेंट्स को काफी भारी नुकसान पहुंचाया। अब सेम स्टोरी दोबारा से रिपीट हो रही है। अगस्त 2026 में फिर से ग्लेशियर बस्ट की वजह से नेपाल को काफी भारी नुकसान हुआ है। एक बड़ी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो $multi-billion के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को भी एक झटके में खत्म कर सकती है। मतलब नेपाल का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एसेट रातों रात फिस्कल लायबिलिटी भी बन सकता है। लेकिन नेपाल में टूरिज्म ने एक नया रुख लिया है। नेपाल अपने टूरिज्म सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। पुराने तरीके में हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बैकपैकिंग और ट्रैकिंग, इस मॉडल से जो पैसा आता था वो अन्नपूर्णा सर्किट और एवरेस्ट बेस कैंप जैसी जगहों में होने वाले इकोलॉजिकल डैमेज के मुकाबले काफी कम था। अब इकोनॉमिक पॉलिसी का रुख है हाई वैल्यू लग्जरी इको टूरिज्म की तरफ। टाइट प्राइसिंग, प्रीमियम ट्रैकिंग परमिट्स और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के जरिए नेपाल चाहता है कि कम से कम लोग आए, लेकिन हर विजिटर से ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाया जाए और एनवायरनमेंट पे कम से कम बोझ पड़े। ये अप्रोच यूथ को डोमेस्टिक सर्विस इंडस्ट्री में रखने के गोल से जुड़ी हुई है, ताकि वो रेमिटेंस इकोनॉमी की तरफ ना भागे। अब तक हमने काफी मुश्किल कहानियां सुन ली है, अर्थक्वेक, ब्लॉकेड, अनफिनिश एयरपोर्ट्स, करप्शन, रिवोल्यूशंस, लेकिन कुछ हाल के नंबर्स उम्मीद भी दिखाते हैं। सितंबर 2025 के जेनजी प्रोटेस्ट के बाद IMF ने खुद कहा कि नेपाल का एक्सटर्नल बफर्स अब भी बहुत मजबूत है। करेंट अकाउंट बैलेंस मिड जून 2025 तक NPR 491.44 बिलियन के सरप्लस में आ गया है, जिसकी वजह से रेमिटेंस में 15.5% का इजाफा और टूरिज्म में रिवाइवल। ग्रॉस इंटरनेशनल रिजर्व USD 18.65 बिलियन से ज्यादा हो चुका है, इतना कि सेंट्रल बैंक के पास 10 महीने से ज्यादा इंपोर्ट कवर करने के लायक पैसा है। तो यहाँ नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ पुराना रास्ता है, रेमिटेंस पर डिपेंड रहना, सियासी इंस्टेबिलिटी झेलना, बड़े प्रोजेक्ट को सालों तक अटकाए रखना। दूसरी तरफ एक नया रास्ता है, अपने पानी को बिजली में बदलना, करप्शन को रोकना और दुनिया के सामने एक नए तरीके से खड़ा होना। 2026 की LDC ग्रेजुएशन
सिचुएशन एक डेडलाइन की तरह आ रही है। नेपाल के लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि क्या ये देश अपनी स्ट्रक्चर कमजोरियों को ठीक कर पाएगा या वही पुरानी गलतियों को दोहराएगा। लेकिन एक बात पक्की है, नेपाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसा देश है जो दो बड़ी इकोनॉमी के बीच में है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल हाइड्रो पावर रिसोर्सेज है, लेकिन जिसकी सियासत अभी भी अपनी सबसे बड़ी रुकावट है। अगला अध्याय क्या लिखा जाएगा ये अगले कुछ सालों में तय होगा। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और मेक श्योर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।